मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। नाउ लुक हियर, कभी कोई ये अर्थ का सरफेस, ठीक है, और ये सेंटर है अर्थ का। और मान लीजिए कि इसका रेडियस आर है। रेडियस कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? लगभग 6400 किलोमीटर्स। ये रेडियस है किसका? अर्थ का। और अगर इसको मीटर में आप कन्वर्ट करो, तो इतने मीटर का मतलब 6400 और 3 जीरोस और लगा दोगे, तब ये जाके बनेगा आपको रेडियस ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ क्या जानते हैं बोलो? व्हाट इज मास ऑफ अर्थ? 6 into 10 to the power of 24 kilograms। ठीक है। अब अर्थ के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी चीज को अपने सरफेस, अपने सेंटर की तरफ पुल करता है। ठीक है, तो हमेशा सेंटर की तरफ ये पुल करेगा। और दिस फोर्स जिससे ये पुल करता है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स जल्दी बताइए? ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके तरफ खींचा चला जा रहा है, तो वो एक सर्टेन एक्सेलरेशन गेन करेगा। और वो एक्सेलरेशन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, उसका एक स्पेशल नेम हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सुना ही होगा आपने। क्या बोलो जल्दी बताइए? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लास 9th में पढ़ा है सबने। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना बोलते हैं बोलो हम लोग? दैट इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो एक ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने तरफ कॉल करेगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ही कॉल करेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और किधर कॉल करेगा? तो हमेशा याद रखिएगा, टुवर्ड्स सेंटर। वर्ड्स किधर जल्दी बताओ? अपने सेंटर की तरफ खींचेगा। और दिस इज द सेंटर। कितने एक्सेलरेशन से कॉल करेगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही बात है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है जानना कि एक्सेलरेशन इतना लगता है, क्योंकि मोशन अंडर हम ग्रेविटी पढ़ रहे हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ के सरफेस पे फेंको, सेंटर की तरफ खींचा चला जाएगा। और खिंचाएगा कितने से? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक। बट कुछ कंडीशंस अप्लाइड है। अब एक का डेटा जैसे देख लो, तुमको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फीट में कन्वर्ट कर दो तो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। और अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम न्यूमेरिकल पर्पस के लिए मान लेते हैं। और इनमें से कोई भी डेटा चलेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। मीटर में, सेंटीमीटर में, फीट में, और कभी कभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हम मान लेंगे अप्रोक्सीमेट। लगभग 9.8 और 10 आसपास ही मान लेते हैं। अब इतने से इसको खींचे जा रहे हैं। अब सही बात है। बट जब कभी हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन में, तो ये वैल्यू तो हम लोगों ने लगा दिया। बट जब कभी सोचो, जब कभी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे अभी तुम पेपर को फेंको नीचे जाके, तो फ्लोट करता हुआ नीचे जाएगा, आसानी से नीचे नहीं जाएगा। पत्थर को गिराओ, आराम से चला जाएगा।
क्योंकि उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगता है। पेपर के ऊपर या क्या ऑब्जेक्ट पत्थर के ऊपर नहीं लग रहा, उस पे भी लग रहा है, बट पेपर पे ज़्यादा लग रहा है। पेपर में क्या लग रहा है? ज़्यादा लग रहा है। तो एक फोर्स लगता है जो कि इसके एक्सेलरेशन के अगेंस्ट लगता है और वो ऊपर की तरफ लगता है और वो हवा के दबाव के कारण लगता है। इसलिए वो एयर के कारण लगता है, इसे कहते हैं एयर रेजिस्टेंस। नाम से ही पता चल रहा है, हवा का वो दबाव जो ऑब्जेक्ट को आने में रोक रहा है, वो नहीं आने देना चाह रहा है। हालाँकि कोई भी ऑब्जेक्ट में अंदर डेंसिटी ज़्यादा होगा तो फट से नीचे चला जाएगा। पर वो थोड़ा-सा सरफेस एरिया लार्ज होगा ऑब्जेक्ट का और डेंसिटी कम होगा तो फ्लोट करना चालू कर देगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे कॉटन कॉटन के आप प्लग्स को ले लो, उन्हें फेंक दो। आप पेपर्स को ले लो, उन्हें फेंक दो। बोलो वो धीरे-धीरे फ्लोट करते हुए जाता है, क्योंकि उसपे लगता है एयर रेजिस्टेंस। बट हम जब कभी ग्रेविटी का सवाल लेते हैं और एयर रेजिस्टेंस हमेशा ऑब्जेक्ट को अपोज़ करेगा, जब कभी वो नीचे आएगा। तो एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करेंगे। एयर रेजिस्टेंस को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट। बोलेंगे कि एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है या फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस को लगभग 0 के बराबर आप मानें। व्हाट इज़ FAR? दैट इज़ फोर्स ड्यू टू व्हाट जल्दी बताइए? फोर्स ड्यू एयर रेजिस्टेंस को आप नेग्लिजिबल मानोगे। ओके, आगे बढ़ेंगे और अगर हम ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं तो ये भी कंसीडर करेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट से फॉल कर रहा है, लेट अस सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अ सर्टेन हाइट h, ठीक है? इसके हाइट को कंसीडर करना है आपको, आप हाइट लोगे जरूर सवाल सॉल्व करने वक्त, बट हाइट को रेडियस ऑफ अर्थ से कम मानना है, बहुत कम। इतना हाइट पे ये कॉन्सेप्ट डील नहीं हो पाएगा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी आप कर रहे हैं, उसको हाइट जो होगा ऑब्जेक्ट का, वो रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बोलो कि 6200 किलोमीटर से एक ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं, नहीं होगा। सारा फॉर्मूला आपका फेल कर जाएगा। याद रखिएगा हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रेंड है। अब इसका क्लैरिटी कब होगा? जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। क्योंकि याद रखिएगा ग्रेविटी वेरी करता है। ऊपर जाने पे ये जी का वैल्यू बदल जाएगा। जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा। जी का वैल्यू वो नहीं रहेगा जो अभी है। जी का वैल्यू विल गोइंग टू बी चेंज्ड। तो जी का वैल्यू चेंज कर जाएगा। अब जी का वैल्यू चेंज करेगा तो सारा कंसेप्ट ही बदल जाएगा। तो जी हमको इतना ही लेके चल रहा है। बोलो हाँ या ना? तो याद रखना बिकॉज़ ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज़ जी वैरी करता है। जी क्या करता है? वैरी करता है। और जी कैसे वैरी करेगा? अगर जी एक सर्टेन हाइट पे ले लो, एक सर्टेन हाइट ऊपर, उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा कंसीडर करते हैं हम लोग। एक सर्टेन हाइट पे जी का फॉर्मूला ऐसे चेंज हो जाता है। एंड द फॉर्मूला इज 1 माइनस 2h बाय r। re is the radius of earth, re is the radius of earth और h is the height and g is the value of gravity। ये बदल जाता है ये डेटा एक सर्टेन हाइट पर। तो g वैरी करता है और g एक सर्टेन हाइट पे ये डेटा दे देता है। और अगर अंदर चले गए आप जी डेप्थ पे, गड्ढा खोद के अगर बहुत अंदर भी चले गए तब भी मामला बदल जाएगा। और डेप्थ पे ग्रेविटी 1 माइनस डी बाई आर इंटू जी हो जाता है। ये सारी बातें हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, पर याद रखिएगा आप सारे हाइट को अर्थ के साइज से बहुत छोटा कंसीडर करेंगे, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अन्यथा इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये कंसेप्ट भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है? पहला एयर रेजिस्टेंस को क्या मानना है? जीरो। और जहां एयर रेजिस्टेंस दे रखा हो कैसे सवाल करना है वो अलग बात है। फिलहाल एयर रेजिस्टेंस को आप जीरो ही मान के चलेंगे और हाइट को इतना कम मानेंगे। दूसरी बात है, जब कभी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्शन का मतलब ऑब्जेक्ट को जो फेंका जाएगा कहीं से भी या गिराया जाएगा, ठीक है? उसके पास एक स्पीड होगा, मैं इस पेन को फेंक दूं तो एक सर्टेन स्पीड से जाएगा। तो मान लेते हैं उसका ऑब्जेक्ट का स्पीड है कुछ u, इज द प्रोजेक्शन स्पीड, जितने से फेंका गया उसको,
ठीक है? उस स्पीड को एक वैल्यू से कम मानना है और वो वैल्यू होता है बहुत स्मॉलर मानना है उससे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये कौन सा है? दिस स्पीड इज कॉल्ड एज अ एस्केप स्पीड। कौन सा एस्केप? एस्केप स्पीड। हालांकि ये स्पीड को अचीव करना इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 1 सेकंड में आप मानसी या महेशखूंट क्रॉस कर जाओगे। अब सोच लो कितना हाई स्पीड। समझ गए? चौथे सेकंड में आप बेगूसराय क्रॉस कर रहे हो। समझ गए? और 10 से 15 मिनट के अंदर कितना पॉसिबल लग रहा है? कैसा स्पीड अचीव करना? इसको एस्केप स्पीड कहा जाता है। कहते हैं कि इतने स्पीड से अगर ऑब्जेक्ट को फेंक दिया जाए ना ऊपर की तरफ, वो कभी भी वापस ग्रेविटी के अंदर रिटर्न होके नहीं आने वाला। परमानेंटली छोड़ के अर्थ चला जाएगा। और आपको इतना नॉर्मल स्पीड नहीं है भैया, बोले ना। चौथे सेकंड में आप घड़ी देख के टक 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 4 बार बजा, बेगूसराय क्रॉस। अब समझो वो स्पीड कितना है। मतलब आप अर्थ के सरफेस के बियॉन्ड चले जाओगे। तो आप जितना भी स्पीड लोगे वो इतने से डेटा से कम लोगे। हाइट जो लोगे और रेडियस ऑफ अर्थ से कम लोगे, नहीं तो ग्रेविटी बदलने लगेगा। ग्रेविटी बहुत कुछ देर तक ही फिक्स रह पाता है। इसीलिए प्लेन वगैरह को उड़ाने के लिए एक सर्टेन हाइट लिमिट कर दी गई है। आप कहीं भी नहीं उड़ा सकते प्लेन को। ऐसा नहीं कि आप हाइट लेके एकदम ट्रोपोस्फियर, कौन सी स्फीयर, स्ट्रेटोस्फियर, आयोनोस्फियर में जाके प्लेन उड़ा रहे। नहीं उड़ सकता प्लेन आपका। आया समझ में? उसके बाद आपको अर्थ का कर्वेचर भी नेग्लेक्ट करना पड़ता है। नेग्लेक्ट कर्वेचर ऑफ अर्थ। कर्वेचर ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। तब जाके मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ जान आता है, आपको समझ में आता है कि चल क्या रहा है। हम मोशन इन 1D कर रहे हैं, तो भैया ये सब चीज को थोड़ा बच के हमको चलना है। अपने मन से कुछ नहीं अप्लाई कर देना। तो ये जो भी डेटा इस सवाल के अंदर, इस टॉपिक के अंदर आएगा, वो सब इसको फॉलो करते हुए आएगा। नहीं तो आ ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि हम किसी को बोल दें कि किसी का स्पीड 10 किलोमीटर पर सेकंड निकालो, डेटा नहीं निकलेगा। आपने फॉर्मूला लगा दिया बट गलत आंसर आएगा। ठीक है? आप नहीं ले सकते। बहुत छोटा स्पीड ले रहा है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से। इसे एस्केप स्पीड कहा जाता है। नाम से ही मतलब है एस्केप, मतलब भाग जाना। कहाँ से भाग जाना? अर्थ के सरफेस से भाग जाना। ग्रेविटी बदलता है, हाइट पे ऐसे बदलेगा, डेप्थ पे ऐसे बदलेगा। इवन कि आप अंदर भी चले गए सुराख करके, मार्ट के अंदर बहुत बड़ा डिग होल कर दिया, अंदर चले गए, ग्रेविटी बदलने लगेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो ये सारे कंडीशंस पे मोशन अंडर ग्रेविटी को लगाया जाता है। उसके बाद कुछ बातें इंपॉर्टेंट और, यहाँ तक कोई दिक्कत? इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? चलिए, अब यहाँ पे ये सारी बातें हो गई। ये कंडीशंस है ग्रेविटी के अंदर लगाने का। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ो, हम्म, तो ग्रेविटी के अंदर ये आपने कंडीशन लगाया, तो सुनिएगा। जब कभी भी आपको, जैसे मान के चलो तुम ग्राउंड लेवल पे खड़े हो, ये ग्राउंड है, और यहां से तुमने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया। कई बार आपने ऐसा सुना होगा, ऑब्जेक्ट को फेंका गया। ठीक है? जैसे आपने ऑब्जेक्ट को फेंका, तो मान के चलो ऑब्जेक्ट का स्पीड था यू। ठीक है? एक बॉल को ही आपने फेंका, तो फट से जहां से फेंका उसको ओरिजिन मानोगे। क्या मानोगे उसको? मान के चलो ये ग्राउंड है और ये रूफ टॉप है। ये रूफ है, मतलब छत है, और यहां से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया आपने। तो आप दोनों ही कंडीशंस में जहां से भी ड्रॉप करेंगे, वहां पे ऑब्जेक्ट को 0,0 कंसीडर करना है। मतलब वहां पे ओरिजिन मानना है। अब ये क्या भैया केस है? आप एकदम दिमाग में याद रखिएगा, जहां भी आप फेंकेंगे उसको ओरिजिन मान लेंगे आप। ओरिजिन कंसीडर करने के लिए 0,0 मानना पड़ेगा। ठीक है? अब सुनो कहानी। ओरिजिन के ऊपर जो भी चीज जाएगा, ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन या फिर ऊपर की तरफ, ओरिजिन से ऊपर की तरफ जो चीज जाएगा, उसको हमेशा आपको पॉजिटिव ही कंसीडर करना है किसी भी सिचुएशन में। जैसे यू यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव मानेंगे। ये एक सर्टेन हाइट पे जाके चला गया और फिर रुक गया, बोलो रुकेगा कभी ना कभी जाके? जहां पे रुक गया इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ये सब पता ही होगा।
लेकिन ये हाइट अगर जो चला, हाइट चला ये ओरिजिन के ऊपर, और जो चीज ओरिजिन के ऊपर होगा उसको हर हाल में आपको क्या कंसीडर करना है? पॉजिटिव। क्या कंसीडर करना है? अब बताओ ग्रेविटी किधर लग रहा होगा? ग्रेविटी किधर लग रहा होगा बोलो यार? डाउनवर्ड या अपवर्ड? ग्रेविटी किधर लग रहा होगा बोलो? अपवर्ड लग रहा है ग्रेविटी। आपको फेंक दे उठा के, लगेगा ऊपर ग्रेविटी? किधर लगेगा बोलो? ऑलवेज डाउनवर्ड। हम लोग को ग्रेविटी हमेशा टुवर्ड्स सेंटर देखो पुल करेगा। तो ग्रेविटी नीचे लाएगा, तो ग्रेविटी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब जो चीज डाउनवर्ड लगेगा हमेशा याद रखिएगा, उसको हमेशा हर हाल में आप निगेटिव मानोगे। तो क्या मैं कह दूं कि ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही लगेगा? ऊपर फेंको तब भी नीचे लगेगा, नीचे फेंको तब भी नीचे लगेगा। तो जी को हमेशा आप माइनस ही मानोगे, हमेशा निगेटिव ही कंसीडर करोगे, ऑलवेज, किसी भी कंडीशन में। पुराने डेटा को ओमिट कर दीजिएगा, ऊपर जाने में जी प्लस ऐसे माइनस ऐसा कुछ नहीं होता है। जो बता रहा हूँ उसको दिमाग में बैठा लीजिए कि जी को हर हाल में आप माइनस लेंगे, नहीं तो फिर से आप वही नाइन्थ के कंसेप्ट में फंसे रहेंगे। इज इट ओके? जो कंसेप्ट बता रहा हूँ पुराने डेटा को ओमिट कीजिए, इसको फिट कीजिए। मैं गारंटी बोल रहा हूँ एक भी न्यूमेरिकल, और मैं ये बता सकता हूँ 60 से 70% न्यूमेरिकल 2 से 3 लाइन के अंदर सॉल्व होगा। जेई का बात बता रहा हूँ, नॉर्मल पेपर्स का बात ही नहीं बोल रहा। जेई लेवल को भी बता रहा हूँ, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ऐसे सॉल्व होता है 2 से 3 लाइनर के अंदर। और जी का वैल्यू आपसे क्या मानना है? निगेटिव। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए अब ऐसा ही मान लो ना, आप ऐसे करके लेते हो, देखो ये एक्स एक्सिस था, ये कौन सा एक्सिस था? वाई। इसको ओरिजिन माना बच्चा आपने, तो राइट साइड हमेशा क्या मानते हो? प्लस। ऊपर क्या मानते हो? प्लस। नीचे लेफ्ट साइड माइनस। ओरिजिन के ऊपर प्लस, ओरिजिन के नीचे क्या चीज? माइनस। वही कर रहे हैं। ग्रेविटी नीचे लगेगा तो हमेशा क्या लेंगे? माइनस लेंगे। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आपने बॉल को ड्रॉ कर दिया ऊपर से, तो 0,0, 0,0, तो इसका जो हाइट है, रूफ का जो हाइट है, सॉरी बिल्डिंग की जो हाइट है, वो तो ओरिजिन के नीचे आ रही है ना। ओरिजिन के किधर आ रही है? नीचे। और ओरिजिन के नीचे कोई भी चीज को क्या लिया जाता है? तो यू आर फ्री टू कंसिडर इट टू बी निगेटिव। ठीक है? बॉल को किधर प्रोजेक्ट किया है? नीचे या ऊपर? नीचे। छोड़ेंगे तो नीचे ही जाएगा ना। अब नीचे जाएगा तो ओरिजिन के नीचे जा रहा है, ओरिजिन के नीचे जा रहा है तो माइनस या प्लस? ऑलवेज माइनस। ठीक है? जो भी चीज नीचे गया माइनस, ऊपर गया प्लस। ग्रेविटी हमेशा, ग्रेविटी हमेशा कभी भी ऊपर लग ही नहीं सकता, इसलिए क्या मानेंगे? ग्रेविटी इज ऑलवेज निगेटिव। ठीक है? और ऊपर से कोई चीज को छोड़ते हो तो भैया बताओ यू का वैल्यू 0 हो जाता है, ये तो पता होगा। और ऐसे फेंको तो किसका वैल्यू 0 हो जाता है? वी का। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए उसके बाद इंपॉर्टेंटली समझिए एक चीज को। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं ना? ये साइन कन्वेंशन दिमाग में एकदम बैठा के रखिएगा। ठीक है? उसके बाद एक बहुत कॉमन सा फैक्ट दिमाग में जो आपको रखना है, मान लो एक ऑब्जेक्ट को आपने फेंका, वो ऑब्जेक्ट गया यू से, और फाइनली वो रिटर्न भी आ गया, एक सर्टेन हाइट पे गया, सर्टेन हाइट ले लो, और फाइनली वहां पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, फिर वो रिटर्न हो गया। तो एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार काम आएगा। क्या? जब कभी किसी ऑब्जेक्ट को आप फेंकते हो ना ग्राउंड से, और ग्राउंड पे वो रिटर्न होके आता है, तो नीचे से ऊपर जाने बाद लगातार उसकी स्पीड घटती चली जाती है, और घटते 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 जहां पे v का वैल्यू 0 हो जाता है, वहीं से वो रिटर्न हो जाता है। जैसे मैंने पेन को फेंका, पेन क्यों रिटर्न हो गया? क्योंकि स्पीड खत्म हो गई इसकी। स्पीड होता तो चलते चला जाता है। तो पहले स्पीड बहुत हाई होगा। तो अगर मैं देखो यहाँ समझाता हूँ, अगर आप, जैसे मैं मान लेता हूँ ए बी सी पॉइंट मान लेता हूँ, ये ए, ये बी, और रिटर्न हुआ तो सी। तो ले लो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। जब स्पीड को देखोगे तो स्पीड बहुत ज्यादा होगा स्टार्टिंग में, और जब बी पे पहुंच गया तो स्पीड लगभग खत्म हो गया। ठीक है? और स्पीड लगातार फॉल डाउन होगा जब आप ए से बी जाओगे।
ए से बी स्पीड घटता चला जाएगा, घटते-घटते 0 पे चला आएगा। तो यहाँ से आप जा रहे हो, ये कहाँ से जा रहे हो? ग्राउंड से आप जा रहे हो। ए से बी पे स्पीड फॉल डाउन हो रहा है। स्पीड क्या हो रहा है बोलो? फॉल डाउन, ठीक है? बट बी से जब सी पे आप आ रहे हैं, मतलब बॉल जब बी से सी आ रहा है, तो फिर से स्पीड उतना ही हो जाता है, स्पीड बढ़ने लगता है। स्पीड क्या होने लगता है? यहाँ स्पीड घट रहा था और यहाँ स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। बट इसको थोड़ा-सा स्मार्टली लेके चलेंगे, क्या? इसको बढ़ाना सही बात है, सी पॉइंट ले लो, बट बढ़ाओगे तो नीचे की तरफ बढ़ाओगे आप। ये क्या बात हुई भैया? हाँ, नीचे की तरफ आप बढ़ाएँगे, क्योंकि हमको डायरेक्शन भी कंसीडर करना है। ऊपर जो चीज़ जा रहा है वो प्लस है और नीचे जो चीज़ जा रहा है याद रखिएगा, बी से सी आने में स्पीड बढ़ जाता है यहाँ से, तो स्पीड बढ़ गया। और जो स्पीड ए पे था, वही स्पीड सी पे भी होगा, याद रखिएगा, हर हाल में। जितना ए पे स्पीड है, उतना किस पे स्पीड होगा जल्दी बताओ? सी। और स्पीड दोनों। और मैंने नीचे क्यों बनाया? क्योंकि ये माइनस लोगे आप, और ये वाला ऊपर क्यों बनाया? क्योंकि बहुत बेसिक बातें हैं, ये थ्योरेटिकल डिस्कशन है जो मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको पहले समझना चाहिए। आफ्टर दैट वी विल गोइंग टू इनिशिएट द चैप्टर, ठीक है? चलिए एक-एक चीज़ रेकर करेंगे मेरे साथ। चलिए बताइए, ग्रेविटी में ए का वैल्यू आप कितना कंसीडर करते हैं? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में पूछा तो 980, फीट में पूछा तो 32, और अगर अप्रॉक्सिमेट डेटा कैलकुलेशन के पर्पज से बोला तो कितना लेना है? अग्रीड? एयर रेजिस्टेंस लेना है या नहीं लेना है? जब तक सवाल में रिक्वायर्ड नहीं है तो क्या करना है उसको? नेग्लेक्ट। हाइट ऑफ अर्थ रेडियस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा? बहुत कम, है ना? मच स्मॉलर इन कंपेयर टू दिस। नहीं तो ये बदलने लगता है ग्रेविटी, फिर फॉर्मूला सेट ही नहीं खाएगा। प्रोजेक्शन स्पीड किससे कम होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से, जिसको हम लोग स्केप स्पीड पढ़ते हैं। हम ग्रेविटेशन में जाके पढ़ेंगे भी इसके बारे में। दूसरी बात है, आपको अर्थ का कर्वेचर भी नेग्लेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि अर्थ के कर्वेचर को ही कंसीडर कर रहे हैं, ग्राउंड के कर्वेचर को कंसीडर करना है, अर्थ के कर्वेचर को नहीं। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई चीज फेंक दिया जो अर्थ के कर्वेचर को ही क्रॉस करके, पोल वोल को क्रॉस करके रॉकेट लॉन्च होकर दूसरे जगह गिर गया, उसको नेग्लेक्ट करना है फिलहाल के लिए, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी आप पढ़ रहे हैं। दूसरी बात है, ये सारी बातें जहां प्रोजेक्शन करो उसको जीरो मानो, ओरिजिन के ऊपर प्लस और ओरिजिन के नीचे माइनस। ग्रेविटी हर हाल में निगेटिव लिया जाता है, ठीक है? कि नीचे से ऊपर झुकेगा तो स्पीड डिक्रीज करेगा, और ऊपर से नीचे आएगा स्पीड इंक्रीज करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, इसलिए माइनस या प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा? सारी कहानी समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए कॉपी कर लीजिए।
चलिए, हो गया सभी का? नाउ द टॉपिक इज ऑब्जेक्ट is dropped from a certain height h. h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया जाए तो क्या क्या कंडीशंस बनती है? लुक हियर, मान के चलो एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से फॉल डाउन कराया गया, अग्रीड? जहां से फेंका गया फिर से बोलेंगे ओरिजिन को 0,0, और जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं तो यू का वैल्यू आप कितना लेंगे? ठीक है, चलिए अप्लाई करिए एक एक चीज और आंसर कीजिए। इक्वेशन ऑफ मोशन आता होगा सभी को, क्या होता है पहला इक्वेशन? v इज इक्वल टू यू प्लस, तो v की जगह क्या लिखेंगे? नहीं पता, u कितना है बोलो? 0। a की जगह -g, t की जगह क्या लिखेंगे? t। बोलो हाँ या ना? बताओ, जो ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो किधर उसका वेलोसिटी लाई करेगा, नीचे या ऊपर? ऑब्जेक्ट किधर लाई करेगा, सॉरी वेलोसिटी किधर लाई करेगा, नीचे या ऊपर? नीचे लाई करेगा। अगर नीचे लाई करेगा तो ओरिजिन के नीचे जो भी चीज होता है वो माइनस या प्लस, तो वेलोसिटी एक्चुअली इसका क्या है? आया? तो -v/-g/t, अच्छे से देखिएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो, v का वैल्यू किसके बराबर है? gt। v का वैल्यू किसके बराबर? gt। तो v, g तो कांस्टेंट है, तो v और t का कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। कैसा रिलेशन है बोलो? डायरेक्ट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। थोड़ा डेटा नोट करना, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंका आपने तो पहले u का वैल्यू कितना था? 0। जब टाइम का वैल्यू मान के चलो 1 सेकेंड हुआ होगा कभी ना कभी, फिर क्या होगा टाइम का वैल्यू? 2 सेकेंड, फिर टाइम का वैल्यू 3 सेकेंड, हुआ होगा ना? अब सोचो, g का वैल्यू तो फिक्स है, कितना है बोलो? 9.8। तो बताओ 9.8 इंटू 1, 9.8 इंटू 2, यहाँ पर 9.8 इंटू 3, बोलो हाँ या ना? तो अगर स्पीड देखा जाए तो v का वैल्यू लगातार बदल रहा है ना, और क्या बदल के हो रहा है बोलो सबको ही? कितना हो रहा है बोलो? पहले में 9.8, फिर दूसरे में 9.8 इंटू 2, 19.6, 9.8 इंटू 3, 27.2 मीटर बाई सेकेंड, मीटर बाई सेकेंड, मीटर बाई सेकेंड। आया? तो टाइम बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो मुझे कहा कि v और t का ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, t बढ़ रहा है तो v भी बढ़ रहा है, इसका जब ग्राफ आप प्लॉट करेंगे, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, मैथ्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये ग्राफ होता है y इज इक्वल टू mx का, और mx का ग्राफ ऐसा ही चलता है। दिस इज द y एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस? और k कांस्टेंट है, k का काम यहाँ पे, m का काम कौन कर रहा है? g। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आया समझ में? चलिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कीजिए। s बराबर क्या लिखते हैं बोलिए? ut प्लस, ठीक है, अप्लाई करेंगे। अब ऑब्जेक्ट फोल्ड डाउन हो रहा था नीचे की तरफ, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बोला तो उसका हाइट ही था, बोलो हाँ या ना? और वो ओरिजिन के नीचे या ऊपर है? नीचे। और जो भी ओरिजिन के नीचे होता है उसको माइनस लेते हैं या प्लस लेते हैं? ठीक है ना, ओरिजिन के नीचे क्या लेंगे? माइनस। अप्लाई कीजिए, एस की जगह -h रखा, यू का वैल्यू कितना है बोलो? तो 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन की जगह -g इंटू क्या चीज? टी स्क्वायर। तो -h बराबर -1/2 इंटू जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल आउट, h का वैल्यू कितना हो गया? जी टी स्क्वायर बाई 2, बोलो हाँ या ना? तो h और t का अब कैसा रिलेशन है? तो मैं बता दूं आपको, h और t का भैया डायरेक्ट का रिलेशन तो है,
बट टी स्क्वायर के साथ रिलेशन है। कैसे रिलेशन है बोलो? टी स्क्वायर के साथ। किसके साथ रिलेशन है? टी के साथ या टी स्क्वायर के साथ बोलो? टी स्क्वायर के साथ। अब जब कभी टी स्क्वायर के साथ रिलेशन है तो वहां पे जब कभी आप ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे, मतलब हाइट का विद टाइम टी का, या फिर डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हो, हाइट डिस्प्लेसमेंट ही है, तो ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे तो ग्राफ का नेचर कुछ इस तरीके का होगा। एंड दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज अ पैराबोलिक ग्राफ। कैसा ग्राफ बोलो सब कोई? पैराबोलिक। ठीक है, ये v वर्सेस t था, वो क्या चीज वर्सेस t था? s वर्सेस t। यहाँ हम लोगों ने ग्राफ बनाया है v वर्सेस किसका, जल्दी बोलो? t का। यहाँ s वर्सेस किसका बनाया बोलो? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आया समझ में? अब देखो t के स्क्वायर टाइम्स ये वैरी कर रहा है, ठीक है? इसका फायदा क्या हुआ? इसका भी बहुत फायदा है, सुनना। अभी आगे चल के डेटा डिस्कस करेंगे इसके बारे में, फिलहाल ये याद रखिएगा कैसे बन रहा है। आगे बढ़ो। आया नहीं आया? दिस अ पैराबोलिक ग्राफ, और दिस ग्राफ इज आल्सो कॉल्ड एज y इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर। ये पाराबोला का ग्राफ फिलहाल दिमाग में आप रखिए, वैसे ग्राफ में मैंने डिस्कस किया है ये चीज। आगे, अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अपनाता, जो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अग्रीड? u का वैल्यू कितना लेंगे आप बोलिए? तो v स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के जगह माइनस जी, और s के जगह माइनस h। तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, ये तो जीरो ही हो गया, तो 2gh, और v बराबर आ गया रूट अंडर 2gh। ओके। अब मुझे अगर कोई ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहे कि वेलोसिटी का और हाइट का या डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाओ, ठीक है, इस इक्वेशन से भी बना है, तो ग्राफ भी पैराबोलिक नेचर का होगा, बट याद रखिएगा स्क्वायर यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, और जब y पे स्क्वायर होता है, देखो ये ग्राफ जो है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का है, और ये ग्राफ जो है y स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स का है। समझ में आया फर्क क्या है? या y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, एक्स पे स्क्वायर है, और यहाँ पे किस पे स्क्वायर है? y, और y एक्सिस पे क्या है मेरा? वेलोसिटी। एंड द ग्राफ का नेचर विल गोइंग टू बी चेंज, और वो इस तरीके से। अगेन इट्स अ पाराबोला। इस ग्राफ को हम लोग पाराबोला ही कहते हैं, बट ये पाराबोला का सिमेट्री थोड़ा बदल गया है। अभी फिलहाल के लिए आप दिमाग में रखेंगे, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर आया तो इस तरीके से, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आया तो इस तरीके से। बहुत बार ऐसे ग्राफ आपको रेकरेंस ऑर्डर में मिलेंगे। सबको समझ में आया कैसे बन रहा है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए, अब एक बात बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई है? अब ये चीज कहानी आ गई, तो यहाँ पे हम लोगों ने वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ प्लॉट किया। तो ये ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ये ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ये ग्राफ, ठीक है। अब एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज अ टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या होता है बोलो? टाइम ऑफ फ्लाइट। बहुत सिंपल और बहुत इजी। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है बच्चा कि कितने देर बाद वो ऑब्जेक्ट आपके ग्राउंड सरफेस पे रिटर्न होके आ जाएगा। मैंने किसी चीज को छोड़ा, वो कितने देर बाद नीचे आ जाएगा, उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। समझ में आ गई बात? मैंने इसको छोड़ा, 10 सेकेंड बाद, 20 सेकेंड बाद, जब कभी वो ग्राउंड पे टकराएगा और जितने देर वो हवा में लटका रहा, फ्लाइट की तरह उड़ता रहा, तो क्या कह देंगे? टाइम ऑफ। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट, टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड को रीच करने में कितना टाइम लग रहा है, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। ठीक है, बहुत आसान। टाइम का एक यहाँ पे एक क्वेश्चन निकला है, क्या निकला है बोलो? एच बराबर कितना निकला है बोलो? हाफ जी टी निकला है क्या? तो नीचे जो टाइम है, मान के चलो कैपिटल टी इज द टाइम टेकन टू रीच द बॉल टू द ग्राउंड। यहाँ आने में जब बॉल ग्राउंड पर टकरा गया, उसका टाइम का वैल्यू कितना लग रहा था? उसको टी लग रहा था। वही 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, हो सकता है 10 सेकेंड बाद, 20 सेकेंड बाद, तो डिपेंड करेगा कितने हाइट से छोड़ा गया। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा,
तो यहाँ से लिखेंगे 2h और g को नीचे ले आओ और स्मॉल t की जगह कैपिटल T का स्क्वायर रख देंगे। तो कैपिटल T बराबर क्या आ जाएगा? रूट अंडर h बाय टाइम ऑफ फ्लाइट इज रूट अंडर 2h बाय क्या चीज? g। ठीक है, अब 2h बाय g आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बस रूट ले आए। ठीक, अब ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, सॉरी ग्राफ कह रहा है, ये जो वैल्यू दिख रहा है वो किस पे निर्भर कर रहा है बताओ? ग्रेविटी पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? ग्रेविटी। और ग्रेविटी तो हमने माना है कांस्टेंट। एक बताओ, ग्रेविटी बदल सकता है ना अगर बहुत हाइट ले लिया जाए, इसलिए बोला कि ग्रेविटी को फिक्स रखना जरूरी है। अब ग्रेविटी बदल डालोगे, आंसर ही बदल जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने सुना होगा, ग्रेविटेशनल पुल ऑन मून इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑन अर्थ। बोलो हाँ या ना? सुना है सबने? तो बताओ, ये ग्रेविटी घट जाता है ना किसके सरफेस पे? मून के सरफेस। तो मान लीजिए 10 मीटर की हाइट से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाए मून पर और 10 मीटर की हाइट से छोड़ा जाए अर्थ पे, तो कौन पहले पहुंचेगा? नॉर्मल बात है। ग्रेविटी अगर कम होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा, क्योंकि कैसा रिलेशन है बोलो टी और जी का? इनवर्स का या डायरेक्ट का? ये कम तो ये, अब मून पर जो होता है बच्चा, ग्रेविटी कम हो जाता है, सबको पता है ये बात? बोलो हाँ या ना? ग्रेविटी कम तो टाइम, तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट को आने में मून पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है अर्थ के कंपेयर में। मतलब हो सकता है कि अर्थ में कोई ऑब्जेक्ट अगर 10 सेकंड में नीचे आ रहा है, तो मून में हो सकता है उसी को आने में 50 से 60 सेकंड लग जाए। ऐसा समझो, बहुत स्लो एंड स्टेडी आएगा वो। ग्रेविटेशनल पुल कम होता है, इसलिए हम लोगों ने ग्रेविटी को कांस्टेंट माना है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में आई बात है? तो ये कुछ स्पेसिफिक डेटा है जो आपको न्यूमेरिकल्स को दे, वो लोअर से लेके हाई लेवल तक हम जाएंगे। तो कुछ बातें मैंने आपको बताई यहाँ पर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? फास्टली लिखो, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट h, सब कुछ कॉपी करो।
कर लिया कॉपी? गया? थोड़ा टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला आपने? अग्रीड? चलिए उसका एक एप्लीकेशन देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल 1। अब देखो सवाल कैसे डिजाइन किए जाते हैं, पहले ये देखो। मानो कि एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट h से ड्रॉप किया जा रहा है। अग्रीड? इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो u का वैल्यू आप ले लो 0। ठीक है? कहीं मिड पॉइंट में ऑब्जेक्ट को पहुंचने में ये जो हाइट है, इस हाइट को लग रहा है बच्चा h/2 आधी हाइट है, और रिमेनिंग हाइट है h/2। ठीक है? मान लो यहाँ पे जो टाइम लगा वो t1 लगा, यहाँ टाइम लगा t2 लगा। अब तुम बोलोगे कि दोनों हाइट सेम है तो टाइम भी सेम होना चाहिए। मैं बोलूंगा नहीं, नीचे आने में स्पीड बढ़ जाता है, तो यहां से यहां तक स्पीड जितना होगा वो यहां से यहां तक स्पीड के डिफरेंट होगा। यहाँ ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से नीचे आएगा और यहाँ ऑब्जेक्ट स्लोली नीचे आएगा, तो टाइम सेम लगेगा क्या? टाइम सेम लगने वाला नहीं है, टाइम डिफरेंट है क्योंकि स्पीड डिफरेंट है। अभी तो बताया था ऊपर से नीचे आने में स्पीड बढ़ता चला जाता है। ठीक है, आ जाओ। मान लो कि लेट अस सपोज अगर हम बोले जाए कि पूरा हाइट h है, तो एक बात बताना सभी को ही कंसिडर करो कि अगर मुझे पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़े तो t का वैल्यू अभी आया था रूट अंडर 2h बाई क्या चीज g। बोलो हाँ या ना? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया था? बोलो रूट अंडर 2h बाई जी। h क्या है बोलो? तो अगर मुझे t1 निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े? t1। तो t1 कैसे निकालेंगे बोलो? t1 कैसे निकालेंगे आप बोलो? t1 इज रिटन एज कितना हाइट है बोलो? रूट अंडर 2 h/2 अपॉन क्या हो जाएगा जी? बोलो हाँ या ना? h/2 अपॉन क्या हो जाएगा बोलो जी? इज इट ओके? h/2 अपॉन क्या हो जाएगा जी? या फिर ऐसा मानो, अगर मुझे t1 का डेटा निकालना है तो हमने लिखा, मान के चलो s इक्वल्स टू ut प्लस अग्रीड हाफ एटी स्क्वायर। u का वैल्यू कितना है बोलो? 0। तो अगर मान के चलो इसको आधी हाइट कंप्लीट करनी है तो आधा डिस्टेंस कितने के बराबर है जल्दी बताओ? h। तो h/2 बोलो हाँ या ना? कितना हो जाएगा ये? h/2। h/2 u का वैल्यू कितना? 0। ये 0 ही हो गया। ये कितना हो गया? हाफ इंटू जी इंटू t1 स्क्वायर। बोलो यार यस और नो? तो कितना हो जाएगा ये? h/2 इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू t1 स्क्वायर। अग्री कर रहे हो क्या? जी इंटू क्या हो जाएगा? t1 स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मुझे t1 का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है? t1 का। तो t1 का जो डेटा आप निकालेंगे तो बताना सबको ही, t1 का डेटा निकालेंगे तो देखो यहां से क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। 1/2 रहने दो। ठीक है, h को क्या लिख सकते हैं बोलो? h कैन बी रिटन एज हाफ जी टी स्क्वायर इंटू हाफ इंटू जी इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। बोलो यार ये सुनो, कैपिटल टी इज द टॉप ऑफ नीचे वाले के लिए। बोलो यार हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो? 1/2 इंटू जी इंटू क्या हो जाएगा? t1 स्क्वायर। अब कुछ कॉमन चीज है, 1/2 से 1/2 क्या, जी से जी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू t1 स्क्वायर। आया ना? तो t1 का वैल्यू कितने के बराबर? रूट चढ़ा देंगे इस पे। बोलो टी स्क्वायर बाय 2, तो दैट इज टी अपॉन क्या हो जाएगा? रूट 2। तो मतलब जो t1 टाइम लग रहा है वो कितने के बराबर आया? बोलो सब कोई। टी बाई कितने के बराबर आया? रूट 2। टी बाई कितने के बराबर है? अग्री कर रहे हो क्या? अगर टी बाई रूट 2 के बराबर आए तो मुझे t2 अगर निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े? t2। लुक हियर, मुझे t2 निकालना पड़े तो क्या हम लिख सकते हैं बोलो? t1 प्लस t2 इस कैपिटल टी। हाँ या ना?
T1 प्लस T2 इज व्हाट, जल्दी बताइए, कैपिटल T। नहीं है क्या? T1 प्लस T2 किसके बराबर है? कैपिटल T। तो बताओ T1 का वैल्यू कितने के बराबर? T बाय रूट टू। और T2 हमको निकालना है तो क्या लिखेंगे? T। तो T2 बराबर क्या आ जाएगा? T माइनस टी बाय रूट टू। अग्रीड? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो बताओ T2 बराबर क्या हो जाएगा? T कॉमन ले ले और एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा रूट टू माइनस वन बाय रूट टू। हाँ या ना? कोई दिक्कत है यहाँ से? तो ये क्या आ गया बताओ, T2 या T1? T2। T2 इज द टाइम इन द नेक्स्ट हाफ, बचे हुए आधे डिस्टेंस का। और शुरू के आधे डिस्टेंस में कितना लग रहा है? डी बाई रूट टू। फर्क समझ में आया क्या है? बोलो हाँ या ना? तो ये T1 टाइम है और ये कितना टाइम है बताओ? T2 टाइम। तो टाइम सेम लग रहा है क्या? टाइम डिफरेंट लग रहा है। और अगर तुमको पते से बताऊं तो T2 टाइम इज ऑलवेज स्मॉलर इन कंपेयर टू T1। T2 टाइम इज ऑलवेज स्मॉलर इन कंपेयर टू व्हाट, जल्दी बताइए? T1। यहाँ समय कम लगेगा। क्यों समय कम लगेगा? लॉजिक, भी ज्यादा है। और यहाँ समय ज्यादा लगेगा क्योंकि भी क्या है? कंपैरेटिवली कम है। आया ना? नीचे आने पे स्पीड बढ़ जाता है, तो स्पीड बढ़ गया तो टाइम कम लगेगा। इसलिए T2 का वैल्यू कम आया, किससे जल्दी होता है? T1 से। तो मेरे पास एक डेटा आ गया। ये किसका डेटा है बोलो? T2 का। और ये किसका डेटा है बोलो यहाँ से? T1 का। और T1 का डेटा ये है बच्चों, और T2 का डेटा ये है। अगर हम T1 और T2 को कंपेयर करें, T1 और T2 को क्या करें? कंपेयर। एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट आए। T1 और T2 को अगर कंपेयर कर दिया जाए तो T1 और T2 को कंपेयर कीजिए। T1 और T2 को कंपेयर कीजिए तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1? बोलिए सब कोई। इट्स T अपॉन रूट टू। बोलो हाँ या ना? एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2? T रूट टू माइनस वन बाय रूट टू। बोलो या यस और नो? क्या कॉमन चीज है बोलो? रूट टू कैंसिल आउट होगा। T से T भी, तो क्या आंसर आ जाएगा बोलो? वन बाय रूट टू माइनस। बोलो आया नहीं आया? तो T1 अपॉन T2 का जो रेशियो आया है वो कितना है बोलो? वन बाय रूट टू माइनस। अग्रीड? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो होता है। तो कई एग्जामिनेशन में ये रेशियो डायरेक्टली आपसे पूछा गया, उसका यूज केस भी आपको आता है, तभी हम समझेंगे कैसे आता है। अब सोचो कि अगर हम इस चीज को थोड़ा चेंज करें और ऐसे ही कंट्रारी ले लें चीजों को। मान के चलो हाइट h से किसी बॉल को ड्रॉप किया गया है, ठीक ना? एग्जाम्पल 2 ले लेना ये सर। एक रिजल्ट आ गया, इसको स्टार करके लिखेंगे, ठीक है? h से इसको ड्रॉप किया गया है और मान के चलो कोई बॉल आपको लगातार ये गिराई गई, तो इसको 4 फ्रैक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दें आप। ये मान के चलो h बाय 4 है, ये भी h बाय 4 है, h बाय 4 है, h बाय 4 है। इक्वल फ्रैक्शंस में बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, ठीक है? तो आपको बताना है कि अगर मान के चलो इसमें टाइम T1 लगा, ये T2 लगा, ये T3 लगा और ये क्या लगा? T4। टाइम सेम लगेगा क्या सब में? सबसे टाइम किस में कम लगेगा? किसमें सबसे कम लगेगा? सबसे नीचे, बिकॉज टाइम घटेगा। T4 इज स्मॉलर इन कंपेयर टू T2 इज स्मॉलर इन कंपेयर टू T3, और सबसे ज्यादा कहाँ लगेगा? T1। तो स्पीड बढ़ता जा रहा है लगातार, बिकॉज डाउनवर्ड हमेशा क्या होता है बोलो? V इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? V ऑलवेज इंक्रीजेस। जब कभी ऑब्जेक्ट किधर से किधर आता है? ऊपर से नीचे, ठीक है? तो टाइम कम लग रहा है। अब आपसे कोई रेशियो पूछे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ T1 इज टू T2 इज टू T, ठीक है? तो आपको कैसे इस रेशियो को डील करना है? पहला तो रेशियो तो आपने निकाला ही, वन निकाला, रूट टू। और वन को क्या लिख सकते हैं? माइनस रूट वन। बोलो हाँ या ना? क्या फायदा हुआ इससे? रिजल्ट में गड़बड़ी आ जाएगी क्या? बोलो। ये ना सेम ही है, रूट वन इज वन। अरे यार, नहीं होगा। आगे अगर बढ़ेंगे तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेना। थ्री है तो लिखना रूट थ्री माइनस रूट टू, और फोर है तो लिखना रूट फोर माइनस रूट थ्री। आपके पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाएगा टाइम के रेशियो। इसका फायदा क्या होगा? बहुत फायदा होगा। आया समझ में? क्या बोला बोलो? पहले तो टाइम का रेशियो क्या है? वन को रूट वन लिख सकते हैं क्या? तो पहला टाइम वन था, सेकेंड टाइम क्या हो जाएगा? रूट टू माइनस रूट वन। आगे बढ़ो, रूट थ्री माइनस रूट टू। पकड़ो क्रोनोलॉजी को, तीन दो, चार तीन, दो एक,
चल रहा है ना, 1 2 1, इसका 3 2, ये वाला पीछे चल जा रहा है, ये वाला पीछे चल जा रहा है, और उपचार है समझ में। को बहुत सारे क्वेश्चंस को फटाक से करने का एक पोटेंशियल मिलेगा। मतलब समझ में आया रिजल्ट क्या है? याद रखिएगा जब कभी आपको फ्रैक्शंस में टाइम दिया जाए, और कई बार ये फ्रैक्शंस नहीं, आपको डायरेक्टली ये रेशियो ही पूछ लिया गया है, इसको रिजल्ट के तौर पे अगर लिख लिया जाए तो क्वेश्चन में मजा है। अब क्वेश्चन कैसे होंगे? एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? दोनों के लिए स्पेस छोड़िए और एक क्वेश्चन लिखिए। स्पेस छोड़ दीजिए थोड़ा सा, जितना भी लगे आप, एक पेज छोड़ दो और एक क्वेश्चन लिखो इसी से रिलेटेड, लिखिएगा। लिखिएगा, when an object is dropped from a certain height, when an object is dropped from a certain height, when an object is dropped from a certain height, dropped from a certain height, from a certain height, it moves, it moves, it moves, last half distance, last half distance, last half distance, last half distance, last half distance in last second, in last second, last half distance in last second, in last second. लिखा? Find the time of flight, 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 time of flight, and height of the building, and height of the building, and height of the building, height of the building. देखो सवाल की कैटेगरी कितनी अच्छी है, लेकिन आप इसको सेकंड में कैसे कर लोगे? अब देखो बताओ क्या कह रहा है आपसे, बोलो खुद ही, क्वेश्चन को पढ़ के एक बार बताओ क्या कह रहा है, बोलो। क्या आपसे क्वेश्चन में ये कहा है कि आखिरी आधे हाइट को लास्ट सेकंड में वो कवर कर गया? एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लास्ट सेकंड? लास्ट के आखिरी 1 सेकंड में वो आधा हाइट चल चुका है। समझ में आई बात है? तो लास्ट के आधा हाइट का क्या फॉर्मूला है आपके पास? ये है ना, T2, T2 बोला है ना? तो कोई बिल्डिंग है, मैं बताता हूँ मीनिंग क्या है। ये हाइट h की बिल्डिंग है, कितनी हाइट की बिल्डिंग है? h की। तो लास्ट का जो आधा हाइट है, ये हाइट जो है h/2, उसको चलने में कितना सेकंड लगा? उसको लास्ट सेकंड मतलब 1 सेकंड। बोलो हाँ या ना? लास्ट सेकंड का मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड। आधे मतलब बचे हुए आधे हाइट को वो 1 सेकंड में क्रॉस कर गया। तो T2 का वैल्यू कितना दे रखा है? 1 सेकंड। अरे बोलो हाँ या ना? ये ना कहा है लास्ट हाफ हाइट को लास्ट सेकंड में क्रॉस करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लास्ट सेकंड? आखिरी सेकंड। आखिरी सेकंड कितने का होगा? 1 सेकंड का। तो आखिरी सेकंड आधे हाइट को 1 सेकंड में क्रॉस कर गया। तो T2 का वैल्यू आपको पता है ना पहले से? कितना वैल्यू है बोलो T2 का? T2 बराबर कितना लिखा है आपने, बोलो? T माइनस T/√2। आया ना? बोलो यार T2 का वैल्यू कितना सेकंड है, बोलो? बोलो यार, पार्टिसिपेट करोगे तब मजा आएगा। बोलो कितना सेकंड है? 1 सेकंड में क्रॉस कर गया तो 1 सेकंड इज इक्वल टू T माइनस T/ क्या हो जाएगा? √2। बोलो यार, अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। तो 1 बराबर T कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा? √2 माइनस 1/√2। हाँ या ना? अग्रीड? एलसीएम ले लिया T कॉमन लेके, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √2 माइनस 1 इज इक्वल टू T, टाइम ऑफ फ्लाइट, आंसर डायरेक्ट। आया नहीं आया? मतलब इतने टाइम बाद ये किधर चला जाएगा? नीचे आ जाएगा। अरे बोलो आया ना? आ जाएगा ना? अब इसी क्वेश्चन को नॉर्मल अगर आप सोचोगे ना, तो क्वेश्चन विल गोइंग टू टेक द टाइम बहुत ज्यादा, इसलिए ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं। आया समझ में? आखिरी के 1 सेकंड में, लास्ट सेकंड का मतलब आखिरी के 1 सेकंड में वो बिल्डिंग का आधा हाइट कवर कर दिया। जैसे ये बिल्डिंग मान के चलो 50 मीटर की है, ठीक है?
तो आधा कितना होगा इसका 25। तो आखिरी 25 मीटर को नीचे का 25 मीटर मान के चलो, सेकंड फ्लोर के मिड से लेके नीचे तक 25 मीटर का हाइट है, तो 25 मीटर को 1 सेकंड में एक पत्थर क्रॉस कर गया। तो बोला इस बिल्डिंग का हाइट बता दो और कितना समय लगा उसको नीचे आने में। आ गया समय लगा। कैपिटल टी इज द टाइम टेकन नीचे आने में। आया नहीं आया? तो टी का वैल्यू कितना आया बोलो सब कोई। आए। ठीक है। आपको ज्यादा करना है तो याद फैक्टराइजेशन नाम का चीज पढ़ा है मैथ्स के अंदर, √2 और +1 √2 +1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तभी आंसर सही आएगा। बोलो हाँ या ना। तो कितना हो जाएगा √2 × √2 प्लस क्या हो जाएगा 1। ये 1 इज व्हाट 1 मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा √2। तो द आंसर इज 2 + √2 सेकेंड्स। ठीक है। अब √2 को 1.4 भी लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना। भाई तब फैक्टराइजेशन जानते हो ना। अब ये मत पूछना मेरे से। 2 + 1.4 कितना हो जाएगा 3.4 सेकेंड्स। 2 का 1.4 होता है। बोलो हाँ या ना। इज इट ओके? आया समझ में कैसे किया? अब टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया है, तो आपसे हाइट ऑफ बिल्डिंग पूछा कितने ऊंची बिल्डिंग से भेजा है। देखो आधा डेटा देके आपसे क्या क्या निकलवा रहा है। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। स्टेटिन आप लोग शुरू कहाँ से करना है सवाल को। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये डेटा आपके पास है, बहुत आसान है। आपसे कोई पूछता कि लेट अस सपोज स्टार्टिंग के 10 सेकेंड में इतना बिल्डिंग चला, तो स्टार्टिंग का T1 का वैल्यू कितना है? T1 का वैल्यू समझ में आया? तो बोला है कि लेट अस सपोज कोई जो है एक बॉल है, वो 2 सेकेंड के लिए चलता है, क्या नाम है, पहले फर्स्ट सेकेंड में। 2 सेकेंड यहाँ रखो। तो व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बिल्डिंग, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल 2√2। अब टाइम आ गया तो बताओ यार टाइम के बाद क्या बचा है। टाइम का वैल्यू होता है √2h/g। बोलो हाँ या ना। बताया ना, अभी पढ़ाया। टाइम का वैल्यू कितना होता है बोलो 2h/g। टाइम का वैल्यू कितना है बोलो 3.4। इज इक्वल टू रूट अंडर क्या लिखेंगे 2h/g, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो 3.4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 2 × h और g की जगह क्या लिखेंगे 9.8। क्रॉस मल्टीप्लाई 3.4 3.4 इंटू 9.8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2 इज इक्वल टू हाइट h। कैलकुलेशन आपके हाथ में कर लीजिएगा। समझ में आया सवाल क्या था? क्वेश्चन समझ में आया? बोलो हाँ या ना। इज इट ओके? समझ में आया क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन जानबूझ के लिए यही एग्जैक्ट वर्ड्स आए हैं पेपर के अंदर। लास्ट सेकंड का मीनिंग तो आप फील नहीं कर पा रहे हो। समझिए ना लास्ट सेकंड का मीनिंग क्या हुआ। आखिरी के 1 सेकंड में उतना चला है वो। कोई दिक्कत? चलिए कॉपी कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट स्टार कर लीजिए डब्बा को। पहले ये कॉपी कर लीजिए फिर वो कॉपी कर लीजिए।
देखिए क्वेश्चन इसी पे रिलेटेड देखिएगा। देखिए अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 100 मीटर, अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 100 मीटर, 100 मीटर, अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 100 मीटर, full stop. A ball is dropped from its roof. A ball is dropped from its roof, from its roof, from its roof. Full stop. Find the time taken by ball. Find the time taken by ball. Taken by ball to cross last 50 meter. By ball to cross last 50 meter. Time taken by ball to cross last 50 meter. Time taken by ball to cross last 50 meter. आखिरी के 50 मीटर को चलने में कितना समय लगा बॉल को, ये बात आपको बताना है। कितने मीटर की बिल्डिंग है बोलो यार? एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये? 4 ना? हाँ। कितने मीटर की बिल्डिंग है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा या नहीं निकलेगा? कैसे निकलेगा फॉर्मूला? टाइम ऑफ फ्लाइट यार कितना बार हो चुका है, बोलो तो अब। दिख रहा है कहीं बोर्ड पर टाइम ऑफ फ्लाइट? क्या फॉर्मूला है? रूट अंडर 2h जी भैया वहां सामने। ये तो पता चल जाएगा कितने टाइम में ये नीचे आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? कितना हाइट है बोलो? 100 बोलो यार। भाई नीचे जी की जगह 10 मान ले अप्रोक्स, तो कितना हो जाएगा? रूट अंडर 20 सेकेंड्स। ये तो टोटल टाइम हुआ ना, आपसे ये थोड़ी पूछा गया। आपसे बोला गया आखिरी के 50 मीटर को जाने में कितना समय लगेगा। तो कैसे निकालेंगे आखिरी के 50 मीटर को आप? बोलिए बोलिए। आप निकालेंगे आखिरी के 50 मीटर को कैसे? आखिरी का 50 मीटर आपको बताया वो टाइम होता है, यही होता है ना टाइम। तो कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से? T2 यही ना T2, और T2 का क्या डेटा है बोलो? T इंटू √2 - 1/√। अग्रीड। तो T का वैल्यू कितना है बोलो? 20। √20 आया क्या? सो लिखोगे √2 - 1, इसको √2। क्या ये कैंसिल हो जाएगा? हाँ। √2 इंटू √10 हो जाएगा। तो √2 से √2 कैंसिल हो तो √10 आ जाएगा। √2 माइनस क्या हो जाएगा? अब कर लो ये √20 - √10, वट एवर इट मे बी आंसर। आया नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ से? आखिरी के 50 मीटर को कवर करने में कितना समय लगेगा? इतना समय लगेगा। अभी सिखाया आपको। बोलो हाँ या ना? आपने टोटल टाइम निकाल लिया, यहाँ से पुट कर दिया, आंसर आ गया था। अब ये आंसर आपको √20 कर लेना। कोई दिक्कत? आया समझ में कैसे करना है? चलिए। उसके बाद अगर बॉल को ड्रॉप किया जाए एक सर्टेन हाइट से, तो और क्या मेरे पास डेटा आ सकता है? पहले ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो सभी को? बोलो यार यस और नो। लास्ट सेकंड वाला क्लियर हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बोलिए सभी को। रूट अंडर 2h/g। और लास्ट का टाइम कितना होता है बोलो? बोलो लास्ट का टाइम कितना होता है? √2 - 1/√2 इंटू कैपिटल T। बोलो यार यस और नो। पहले का क्या टाइम होता है? स्टार्टिंग का T1 कितना होता है? T/√2। Ty क्या होता है? √2। इज इट ओके? और इसी में √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने से मल्टीप्लाई कर दो? √2 - 1 से। तो क्या आ जाएगा बोलो? तो क्या आ जाएगा बोलो? तो आ जाएगा आपका T2, मतलब आखिरी का टाइम। इज इट ओके? अब अगर मान के चलो, अगर किसी बॉल को ड्रॉप किया एक सर्टेन हाइट से, तो यू का वैल्यू 0, बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं। कहानी सुनना अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी। उनकी तरफ समय का वैल्यू यहाँ 1 सेकेंड हुआ, समय का वैल्यू यहाँ 2 सेकेंड हुआ, समय का वैल्यू यहाँ 3 सेकेंड हुआ, उसी तरीके से समय का वैल्यू यहाँ 4 सेकेंड हुआ, बढ़ते चला गया 5 सेकेंड, और यहाँ कुछ वट एवर। ठीक है, ऐसे करके आ रहा है वो। ठीक। यू का वैल्यू कितना है बोलो? 0। यू का वैल्यू कितना है? 0। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़े यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है? इज इट ओके? अरे हाँ या ना? आया? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलो? एस इक्वल्स टू, बोलिए सभी कोई, एस बराबर फॉर्मूला ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अग्री कर रहे हो क्या?
अब बताओ जब नीचे आ रहा है तो मान लेते हैं इसका डिस्टेंस कुछ यहां से यहां तक डिस्टेंस कुछ h है, h1 मान लो, ठीक। तो h1 बराबर क्या लिखेंगे, u का वैल्यू बोलो सब कोई, 0 इंटू टी हो जाएगा, हाफ इंटू जी की जगह अप्रोक्सीमेट 10 मान ले, टाइम का वैल्यू कितना है 1 सेकेंड, तो 1 का स्क्वायर बोलो हाँ या ना। तो h1 बराबर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 1 इंटू 1, कितने बार में 5। h1 का वैल्यू कितना मीटर आया बोलो, अग्री कर रहे हो क्या। सिमिलरली अगर मुझे कोई बोलता कि हाइट h2 निकालो, क्या निकालो बोलो, h2, ठीक है। तो u का वैल्यू हार के लिए कितना है, 0। ये तो क्या हो जाएगा 0, मतलब पहला टर्म तो खत्म हो गया, दूसरा कौन सा टर्म आखिरी टर्म। ये तो h2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, डायरेक्टली बोल लो, हाफ जी टी स्क्वायर लिखेंगे क्या, बोलो यार। और जी का वैल्यू कितना रखेंगे बोलो, 10, टाइम की जगह, टाइम की जगह 2 रखेंगे क्या, तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, कितना मीटर हो जाएगा बोलो, 20 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा, 20 मीटर। तो ये कितना मीटर आ गया बोलो, 20 मीटर। एच टू आ गया आपका, तो एच टू आ गया 20 मीटर, अग्रीड। तो एच थ्री सिमिलरली कितना निकलेगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, हाफ इंटू 10 इंटू 3 इंटू 3, अग्री कर रहे हो क्या। कितने बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 5, अरे बोलो यार आ गया, कितना हो जाएगा बोलो, 5 दिया 15, 45 मीटर, ये हो जाएगा। सिमिलरली H4 बोलो, बोलो बोलो बोलो, इंटू 10 इंटू 4 इंटू 4, अग्री कर रहे हो क्या, कितने बार में 2, 80 मीटर आ जाएगा। सिमिलरली H5 हाफ इंटू 10 इंटू 5 इंटू 5, कितना मीटर, 5, 125 मीटर, ठीक है। वो चीजें आप दिमाग में एकदम ब्रश करके रखोगे, जैसे ये सारे डेटाज में अगर आप यहाँ पे भी ये कर रहे हो कि नॉर्मली ग्रेविटी का इक्वेशन लगा के आंसर कर रहे हैं, तो आपने सीखा ही नहीं काइनेमेटिक्स, फिर आपने सीधे चित्र के साथ जाती है की है। तो ये चीजें एकदम टिप्स में होनी चाहिए, टी बाई रूट टू होता है, लास्ट सेकंड में टी बाई रूट टू इंटू रूट टू माइनस वन होता है, पहला टी बाई रूट टू होता है और दूसरा टी बाई रूट टू इंटू रूट टू माइनस वन, एकदम टिप्स पर दिमाग से करो, ये लास्ट सेकंड वाला सवाल मैं तुमको हर पेपर में दिखा सकता हूँ, आप देख लो, टाइम आपको बचाना है या कंज्यूम करवाना है, सोचो, इज इट ओके। तो ये डेटा जैसे आ रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू, चलो हम सबको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, इज इट ओके, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। H3, फिर क्या है बोलो, H4, फिर क्या है बोलो, H5 है ना, ओके। कितना कितना वैल्यू है बोलते चलो फटाफट, पहला कितना है बोलो, तेजी से बोलेंगे, 5 मीटर, कितना मीटर 5, फिर कितना है बोलो 20 मीटर, फिर कितना है 45 मीटर, फिर कितना है, कितना है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, ठीक है। अब बताओ यहां से यहां तक का तो डिस्टेंस तुमको 5 मीटर का आया, ठीक है। ये डिस्टेंस कोई मुझे बता सकता है कितना होगा, बोलो बोलो, 20 में से 5 चला गया, कितना मीटर बोलो 15 मीटर, वेल एंड गुड। ये डिस्टेंस बताइए सिमिलरली, बोलिए, 45 माइनस 20 होगा ना 25 मीटर। सिमिलरली ये डिस्टेंस बताइए, 80 माइनस 45, हाँ यार कितना हो जाएगा 35 मीटर। फिर बोलो ये डिस्टेंस, 125 माइनस 80, 45 मीटर, 125 माइनस 80, बोलो होगा नहीं होगा। सिमिलरली बताना तो स्मार्टली ये कितना होगा, नॉलेज से अपने देख के ऊपर का डेटा बोलो थोड़ा सा, वेरी गुड, 10 का डिफरेंस चल रहा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10, 5, 15, 25, 35, 55 नहीं हो जाएगा, बोलो होगा नहीं होगा। अब ऐसे डेटा को कैलकुलेट नहीं करते परीक्षा के अंदर, ये आपको लेके जाना पड़ेगा पेपर्स के अंदर, पहले से पता होना चाहिए इतना डिस्टेंस है, ठीक है। रिकर करना मेरे साथ, पहला डिस्टेंस 5, अगर ऊपर से ड्रॉप कर दिया तो डायरेक्ट आंसर है, 5, 10, सॉरी 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, जहां तक जाना है, चल गया। अब सुनिएगा, अब आपको मैं पूछता हूं कि अगर लेटर सपोज मुझे इसको मैंने माना कुछ ऐसा करके, I have considered it to be the distance S1, this is the S2, this is S3, this is S4, this is S5, this is S6, बोलो आया नहीं आया,
तो डिस्टेंसेस S1 S2 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 S3 S2 S4 S2 S5 S2 S6 डॉट 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 कितना भी ले लो आप। पहला 5 से सब कैंसिल हो रहा है क्या? 5 का टेबल ही चल रहा है। एक बार में, 3 बार में, फिर बोलो 5 फिर ऑड नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा? कौन सा नंबर आ रहा है? Odd। आ रहा है। रेशियो इज एक्चुअली इन कौन से नंबर जल्दी बताइए? ऑड नंबर। तो एक बात बताना, ये जो मैंने रेशियो निकाला आपका, ठीक है, ये जो रेशियो निकाला, ये रेशियो ऐसे है। अब मुझे H1 H2 का अगर रेशियो लेना पड़े, H1 H2 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 H3 H2 H4 डॉट H5 डॉट डॉट डॉट, what is the value of H1? H2 20, फिर 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 बोलिए, ये भी तो 5 के टेबल में आ रहा है सब। ये 1, ये 4, ये 9, बोलो हाँ या ना? फिर बोलो 16, फिर 25। कुछ फील हो रहा है क्या चीज? नहीं हो रहा क्या? अरे स्क्वायर है ये। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का। बोलो आया नहीं आया? तो अगर आपको ऊपर से हाइट पूछा जाए तो स्क्वायर का रेशियो आता है। फायदा है ये, बहुत फायदा है ये। मैं आपसे पूछता कि कोई ऑब्जेक्ट अपने, देखो अच्छा वो तो ये फर्स्ट सेकंड है, पहला सेकंड, ये दूसरा सेकंड, ये तीसरा सेकंड, ये चौथा सेकंड। मैं पूछता आपसे ऑब्जेक्ट फोर्थ सेकंड में कितना चला, तो रादर ऑफ कैलकुलेटिंग पहला सेकंड दूसरा सेकंड, अरे बोलो हाँ या ना? दूसरा सेकंड फील कर पा रहे हो? तीसरा सेकंड और 2 सेकंड में क्या फर्क होता है बोलो थोड़ा सा? दूसरा सेकंड और 2 सेकंड में क्या फर्क है? दूसरा सेकंड मतलब दूसरा सेकंड एग्जैक्ट 1 सेकंड की बात की है। 1 सेकंड 2 सेकंड, मैं कहता हूँ चौथा सेकंड और 4 सेकंड मतलब, हर सेकंड मतलब 1 सेकंड चौथा इंटरवल में, है ना? सेकंड मतलब अच्छा, है। मैं पूछता हूँ आपसे 4 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चल रहा है? क्यों कह रहे हैं ऐसे सवालों के लिए? पहले 30 चला, फिर 15 चला, 25 चला, 35, आंसर 35 करता हूँ। जरूरत ही नहीं है। ये भी डेटा अगर दिमाग में आपका कितनी चला चौथे सेकंड के अंदर? 5 मीटर, 40 मीटर, 45 मीटर, और चौथे में कितना चला? 80 मीटर। आंसर इज, अरे बोलो हाँ या ना? ऐसे डेटा को क्यों ना प्रिजर्व करके रख लिया जाए, ताकि न्यूमेरिकल्स आए तो कैलकुलेशन मेरा फास्ट हो जाए। बोलो हाँ या ना? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? दिस इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। क्या बोलो? डिस्प्लेसमेंट इन कौन सा सेकंड? nth सेकंड। एंड इज द रेशियो ऑफ हाइट और डिस्टेंस फ्रॉम टॉप। आया नहीं आया? तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड और डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, समझ में आ रही है? nth मतलब एग्जैक्ट उस सेकंड पे कितना हो, और ये वाला कितने सेकंड पे ऊपर से हुआ, ठीक ना? तो ये रेशियो किसका है बोलो? रेशियो किसका है बोलो? ये ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन कौन सा सेकंड? nth सेकंड। समझ में आया? फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके। और ये वाला डिस्प्लेसमेंट इन कौन सा सेकंड में बताइए? रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन कौन सा सेकंड? n सेकंड। n सेकंड मतलब ऊपर से कितना लगा। क्या ये दोनों क्लियर है? कोई दिक्कत? सारे बच्चे एक एक करके डेटा मुझे बताएंगे फटाफट। बताओ टाइम ऊपर से आधा चला तो कितना लगा बोलो? ऊपर से आधा चला तो कितना लगा? डी बाय रूट टू। और नीचे चला तो डी बाय रूट टू इंटू रूट टू माइनस वन। डी बाय रूट टू इंटू रूट टू माइनस वन। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द हाइट टेकन, तो लोगे ये डेटा कितना में बोलो? 5, फिर बोलो 15, फिर 25। मल्टीपल करते चलो, आठ मल्टीपल का आया समझ? आया समझ में? 25 के बाद आप ऐसी तरीके से मल्टीप्लाई करो 35 और 45, 10 का डिफरेंस चलता है। अगर मैं आपसे पूछता हाइट टेकन फ्रॉम द से लेके, क्या हो जाएगा बोलो? पहला 5, 20, 45। अब बहुत सिंपल है, राइट टू अंडरस्टैंड। ये तो बहुत आसान हो गया। 5 के बाद 10 ऐड करते चले। एपी का एक सीरीज बना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ डी इज इक्वल टू 10। हाँ या ना? ए का वैल्यू यहाँ पे 5 है और डी का वैल्यू कितना है? 10 है। कोई भी एनएफ टर्म निकालना है निकाल लो, यार यस और नो। लेकिन इसके लिए ये करना है तो बस कुछ नहीं करना है, आपको स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? स्क्वायर से। पहला कितना है बोलो? 5। फिर दूसरे पे जाओगे तो 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर, 4 पंचे का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा।
और 9 से मल्टीप्लाई करो पहले वाले के 9 पंचे 45। आया समझ में? फिर बोलो 4 का स्क्वायर 16 5 जा 80, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5 6 का स्क्वायर 36 इंटू 5 180 कितना होता है 180। उसी तरीके से आज चलेंगे 7 स्क्वायर इज 489 एंड 49 इंटू 5 करोगे तो 490 का आधा अगर लेके चले आओगे तो हो जाएगा 245 में। आया नहीं आया? स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए आंसर। बताओ इसके लिए पेन चलाना है? यू हैव कैलकुलेट मैथमेटिक्स से सोचो इसी सवाल को। बहुत आसान है क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने से कितना हाइट होगा, इतने डिस्टेंस पे कितना चला। इसके लिए तो कुछ है ही नहीं। अगर ये पूछ लिया तो और आसान है। ये पूछा तो स्क्वायर टर्म से मल्टीप्लाई करो जितना टाइम दे रखा है आपसे ना। जैसे कि कोई पार्टिकल है वो एक हाइट बिल्डिंग से ड्रॉप किया गया और अपने 11वें सेकंड में कितना डिस्टेंस चला ऊपर से, तो 11 का स्क्वायर बोलिए। 11 का स्क्वायर बोलिए 121। ऊपर कितना चला था 5, 5 से मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 आंसर। बोलो हाँ या ना? आपसे पूछता कि वो 11वें सेकंड में 11 सेकंड में कितना चला। समझ में आई? आपको क्या करना है 10-10 का डिफरेंस ड्रॉ कर देना मिट्टी में। कितना देर लगेगा लिखने में? सेकंड्स। यही लगेगा ना? 5 10 15 यही करोगे ना? अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो क्या करोगे? और उससे भी नहीं करना है आपको। एस एन इज इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी कर सकते हैं। और उतना मैं नहीं जाऊंगा। अरे 5 को लिख सकते हैं 10 के डिफरेंस में। 5 ऐसे करके 5 है फिर 15 है 25 ऐसे करते करते 11 में पहुंच जाओ घोड़ा मारो आंसर पे। वेरी गुड। चलो करो फटाक से। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इन सब पे स्टार मार्क करके लिखेंगे दोनों।